हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह यानी कि वाक्य में ठहराव और वाक्य में कैसे विराम चिन्हों द्वारा ठहराव मिलती है, कैसे विराम चिन्हों का किस वाक्य में कहाँ पर प्रयोग करें। तो आइए उन्हीं सब सवालों का जवाब पाते हुए आज का हम यह अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। आप अपने सामने यह एक वाक्य दो तरीके से पढ़ने को आपको दिख रहा होगा। जैसे कि एक ही वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। फिर दूसरे वाक्य में वही लिखा हुआ है, उसे रोको मत जाने दो। दोनों सेम लिखावट है, लिखावट सेम है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर किस चीज़ का है? तो विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह का क्या अंतर है? पहला विराम चिन्ह पहले वाक्य में रोको में लगा हुआ है और दूसरे वाक्य में विराम चिन्ह मत में लगा हुआ है। और इसी वजह से इस दोनों वाक्य के अर्थ बदल गए हैं। अर्थ कैसे बदले हैं? कुछ इस तरह से बदले हैं। पहला वाक्य कह रहा है, उसे रोको मत जाने दो। जो ठहराव है वो रोको में अगर लगा है तो उसका अर्थ क्या आ रहा है? उसे रोको मत जाने दो। जो जा रहा है उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। और दूसरे वाले में उसे रोको मत जाने दो, यानी कि जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे मत रोको, उसे रोकना नहीं है। यानी दोनों समान वाक्य वाले शब्दों में दो अर्थ आ रहे, वो भी एक दूसरे के विपरीत, उल्टा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे विराम चिन्ह का ठहराव जो है वो उस वाक्य को अर्थ को बदल दे रहा है। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आइए आगे हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। तो पूर्ण विराम उस जगह पे लगता है जहाँ पे हमारा वाक्य, हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण विराम जो कि कुछ इस तरह होता है वह लगाया जाता है। जहाँ पे हमारा वाक्य ख़त्म होता है, जैसे लक्ष्मी एक गाय का नाम है, तो है के जगह पे ये लगा, क्योंकि है एक यह जानकारी मिल गई। नंबर 2, अल्प विराम। अल्प विराम प्रायः जहाँ हमें 3-4 शब्द एक वाक्य में बतलाने होते हैं वहाँ पे ये अल्प विराम लगते हैं। जैसे मैंने आज खीर, पूरी और भाजी खाई। यहाँ खीर के बाद लगी हुई है, पूरी के बाद लगी हुई है और भाजी से पहले यहाँ पे और शब्द पे आया है। यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम इसके कुछ इस तरह पढ़ते हैं, अल्प विराम का यूज ना करते और पढ़ते मैंने आज खीर और पूरी और भाजी खाई, तो क्या यह वाक्य सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, और व्याकरण की दृष्टि से भी नहीं अच्छा है। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों को एक साथ बतलाने के लिए खासकर यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ये नहीं लगेगा क्योंकि और के साथ विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को बतलाने के लिए विराम चिन्ह का यूज हुआ है। ध्यान दीजिएगा। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम ध्यान देंगे, जिस तरह अल्प विराम होता है उसी तरह से कुछ अल्प विराम भी, अर्धविराम भी होता है। एक बिंदी होता है, फिर इस तरह से कोमा होता है, तो इसे अर्धविराम कहते हैं। और अर्धविराम लगभग या फिर कह सकते हैं ज़्यादातर ऐसे वाक्यों में लगते हैं जहाँ
दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या फिर दो वाक्य जहाँ मिलते हैं वहाँ पे इन अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। तो यहाँ दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के काम में आया है कौन सा? तो अर्धविराम। दो वाक्यों को जोड़ने का काम, जैसे कि यहाँ पे शब्दों को जोड़ने के काम में आया है अल्पविराम, तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आया है। अगला देखते हैं, नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानना बहुत आसान है। इसका चिन्ह कुछ इस तरह होता है और ये कैसे शब्दों में लगता है? तो ऐसे वाक्यों में लगता है जहाँ कहीं प्रश्न का बोध हो, और वो भी किसके साथ? कौन, कहाँ, कैसे, कब, कितना, क्यों इत्यादि शब्दों के साथ ये प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, और ये वाक्य हमेशा प्रश्न पूछने का ही बोध कराते हैं। अगला हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ऐसे शब्दों को, ऐसे विराम चिन्ह को कहते हैं जो हमेशा एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो कि क्रिया विशेषण का काम करते हैं, या फिर एक दूसरे के विपरीत होते हैं लेकिन हमेशा एक साथ जो आते हैं, एक साथ हमेशा आते हैं। वैसे शब्दों को लिखने के काम में आते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य देखिए, मैं रात दिन पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ रात दिन एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के साथ आते ही हैं। मैं अपने माता पिता का ध्यान रखता हूँ, माता पिता के साथ आएगा। फिर एक वाक्य होता है जैसे क्रिया विशेषण में, मैं कभी कभी घूमने जाता हूँ। तो कभी कभी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द जहाँ दो बार आए, कभी कभी उसने बहुत बहुत बहुत, जैसे बहुत बहुत अगर कोई भी वाक्य में आया तो बीच में आएगा, बहुत बहुत के बीच में योजक चिन्ह आएगा। तो याद रखिए ऐसे शब्द के बीच में जो आते हैं उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जिसकी पुनरावृत्ति हो वहाँ पे बीच में योजक चिन्ह दिया जाता है। नंबर 6, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये भी पहचानना बहुत आसान है। इसमें अपने मन के भाव को बतलाने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि कुछ इस तरह होता है, दिखाने के लिए लिया जाता है। इसमें शोक, दुख, पीड़ा या फिर खुशी, हर्ष इत्यादि अपने मन के सभी भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ आते हैं। जैसे कि ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। तो ओह के साथ ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये क्या कर रहा है? तो अपना दुख, शोक दिखलाने के काम में यह विराम चिन्ह आता है। यानी कि वाक्य में किसी भी भाव के साथ दुख, खुशी, शोक या फिर आश्चर्य का बोध दिखाने के लिए शब्द के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का होना जरूरी है। नंबर 7, एक हरा अवतरण चिन्ह। एक हरा का पहचान है, किसी भी वाक्य में किसी एक शब्द को एक हरा अवतरण चिन्ह में लेने का अर्थ होता है वाक्य में उस शब्द को खास तौर पे दिखलाना या बतलाना। वहाँ पे एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ध्यान दें, यहाँ पे गोवा में सी फूड की अधिकता है। यानी कि गोवा की खास बात क्या है कि वहाँ सी फूड जो है उसकी अधिकता मिलती है। नंबर 8, दोहरा अवतरण चिन्ह। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक हरा में एक हरा होता है, एक अवतरण चिन्ह होता है, दोहरा में डबल होता है। तो इसका कार्य क्या हो सकता है? दोहरा अवतरण चिन्ह में किसी भी वाक्य में किसी के कहे
वाक्य को हूबहू यानी कि उसमें कोई बदलाव ना करके जहाँ लिखे जाते हैं या फिर किसी के विचार, किसी के थॉट को हूबहू लिखने के लिए दोहरावतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसे ही दोहरावतरण चिन्ह को हम किसी एक वाक्य को लेते हैं या फिर उनके कहे हुए पूरी बात को लेते हैं दोहरावतरण चिन्ह द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, करामत अली ने कहा, मैं इस गाय को नहीं बेच सकता। यहाँ पे करामत अली ने जो जिस बात को कही उसे दोहरावतरण चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। नंबर 10 है अपूर्ण सूचक। अपूर्ण सूचक, ये जो 3 सिंबल है वो किसका सूचक है? तो अपूर्ण सूचक। किसी भी शब्द को जहाँ पे जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, किसी भी कहानी या पद्यांश में या किसी वाक्य को जानबूझ के छोड़ दिया जाता है उसे अपूर्ण सूचक कहते हैं। जैसे हे ग्राम देवता नमस्कार, और यहाँ पे वो सिंबल दिया गया है, यानी कि यहाँ जानबूझ के कुछ वाक्य छोड़ दिए गए हैं, उसे अपूर्ण सूचक कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया है, 9 भी कर लिया है, हम 10 देखेंगे। यह है समाप्ति सूचक चिन्ह, जो कि कुछ इस तरह होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह यानी कि किसी भी वाक्य के समाप्ति में, एंड में इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ इस तरह से राजा रानी सुख से रहने लगे, यानी कि कहानी जब खत्म हुआ, समाप्ति सूचक समाप्त होने का पहचान है कि वो खुशी खुशी रहने लगे। अगला है नंबर 11 लोप चिन्ह। लोप चिन्ह ऐसे चिन्ह को कहते हैं जहाँ कुछ मन के भाव दर्शाए तो जाते हैं लेकिन लिखे नहीं जाते हैं। जैसे तुम इस गाय को लेकर क्या करोगे? क्या करोगे वो मन में भाव है, वो पूछना चाह रहा है, लेकिन जानबूझ के शब्द छोड़ दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से। नंबर 12 पे है काकपद, जो कि कुछ इस तरह होता है। काकपद या फिर काकपद या काग चिन्ह भी कहते हैं इसे। इस चिन्ह का उपयोग जनरली क्या होता है, अगर किसी वाक्य को लिखते समय कोई खास शब्द छूट जाए तो वहाँ पे यह काकपद का निशान देकर ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मामा जी आगरा से आएंगे, यहाँ पे यह चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे कल आएंगे। तो यानी कि इस चिन्ह में यहाँ कल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वह शब्द जो कि वाक्य में छूट गया, वहाँ पे इस काकपद का प्रयोग किया जाता है। नंबर 13 होता है उपविराम चिन्ह। उपविराम का अर्थ होता है जैसे कि किसी भी बात को या शब्द को, या जब हम उसको ज़्यादा प्रत्यक्ष या ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं तो इस लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। उसको उपविराम कहते हैं। मनु हंसते हुए, वो मुद्रा तो दिख नहीं रहा है लेकिन वो लोप चिन्ह के साथ, ये देखिए हंसते हुए, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा ही नहीं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रत्यक्ष से दिखाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और इसको बोलते हैं वैकल्पिक चिन्ह, जो कि कुछ इस तरह से होता है। वैकल्पिक चिन्ह का अर्थ होता है ये या ये। कभी भी हम अगर दो बातें किसी भी और ये में देते हैं, किसी भी विकल्प में देते हैं, जैसे कि तुम ये करो या ये करो, तो इसका चिन्ह ये वैकल्पिक इसलिए कहा गया है। जैसे कि एक यहाँ पे वाक्य देखिए लिखा हुआ है, परीक्षार्थी उत्तीर्ण या, देखिए ये निशान, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण में से तो अवश्य होगा। परीक्षार्थी उत्तीर्ण या
अनुत्तीर्ण में से एक तो अवश्य होगा। यानी कि इस वाक्य में यह चिन्ह किसका काम कर रहा है? या का काम, जिसे हम लोग इंग्लिश में और कहते हैं, तो उसका काम कर रहा है। नंबर 15 है कोष्टक, जो कि कुछ इस तरह है। तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। ये 3 तरह के कोष्टक होते हैं। तो आज हम लोग इस कोष्टक का यूज करेंगे। अधिकतर ये 2 कोष्टक जो है वो गणित में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में भी होते हैं, लेकिन अधिकतर इनका गणित में ही यूज होता है। तो आइए हम सिर्फ छोटा कोष्टक के बारे में देखें। छोटा कोष्टक का यूज किसी भी बात को ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझाने का काम करते हैं। जैसे अगर आपने एक नाम को नहीं जाना तो दूसरे नाम को या दूसरे बात को समझाने का काम करते हैं। जैसे श्री मोहनदास करमचंद गांधी, अगर कोई इसे नहीं जान रहा है तो ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में बापू लिख दिया गया है। ये नाम या फिर ये नाम भारत के राष्ट्रपिता हैं। श्री मोहनदास करमचंद गांधी, बापू भारत के राष्ट्रपिता हैं। ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए कहे गए हैं, चाहे वो कोई मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने या बापू के नाम से जाने। तो आज हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का जो मैंने प्रश्न दिया था वो सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिए और फिर मैं उनके जवाब दूंगी। तब तक थैंक यू।